So hello guys. Now we are going to start lecture number 18. In this lecture we will discuss about the semi-permeable membrane during osmosis. What is semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane आखिर क्या है, ये मैं लेक्चर नंबर 17 में आपको बताया था कि ऑस्मोसिस क्या है। और ऑस्मोसिस होने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत है। बिना एसपीएम के ऑस्मोसिस नहीं होगी। ऑस्मोसिस कराने के लिए चाहिए, कहोगे क्या चाहिए? तो चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या रसगुल्ला चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए हमारे पास। इफ आई हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ऑस्मोसिस होगी। अब तुम कहोगे कि सर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो ये वही मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को अलाउ करता है अपने से पास होने के लिए। इधर एक सॉल्यूशन है और इधर दूसरा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन के तरफ जाने के लिए अलाउ करता है। बीच में जो लगा है सेपरेटर, दोनों को जिससे सेपरेट कीजिएगा, सॉल्यूशन 1 और 2 को जिस चीज़ से आप सेपरेट करोगे, उस सेपरेट करने वाले चीज़ को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से पास करती है, जाती है कौन? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जाता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ पास करता है, जाते रहता है। ठीक है, तो ये तरीका है। और अब हम लोग देखेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करता क्या है, इसका एक्शन कैसे होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वैसा मेम्ब्रेन है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, किसको? सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने से पास करने के लिए अलाउ करता है। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने से पास करने के लिए अलाउ करने वाला मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जाने देता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल एसपीएम, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आखिर क्या है? तो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, नेचर में पाया जाता है, आपकी प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में इर्द गिर्द आपके पाया जाता है। उसी को हम लोग नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्रकृति में कहाँ? तो प्रकृति के अंदर आप बहुत सारे जगहों पे देखे होंगे। जैसे आप लेक्चर नंबर 17 में देखे थे कि एग के अंदर जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है। सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड सेल होता है, उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर वाइट वाली क्या होती है? लिक्विड होती है। ये वाइट लिक्विड होती है उसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके अंदर येलो रंग का योक होता है, येलो कलर का योक। तो इस जो है एग के अंदर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ये कॉन्सेप्ट है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और कहाँ है? तो किसी भी प्लांट का जब आउटर स्किन को हटाओगे
तो अंदर में जो स्किन निकलेगा वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आदमी को भी हल्का सा आउटर स्किन छिल जाने के बाद एक वाइट कलर का स्किन आता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद प्याज छीलोगे तो प्याज के दो लेयर के बीच एक पतला झिल्लीदार लेयर होता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। किसी प्लांट के पत्ते को छीलोगे, ऐसे फाड़ोगे तो दोनों ऊपर नीचे ग्रीन वाले पत्ते के बीच में एक झिल्लीदार वाइट कलर का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन निकलता है। उसी तरह पिग्स ब्लैडर भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये सभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM ये नेचुरल हैं। पिग्स ब्लैडर एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और वेल नोन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये पिग्स ब्लैडर है, ये सुअर का ब्लैडर है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल SPM होता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। आर्टिफिशियल SPM ये इसके वेल नोन एग्जाम्पल हैं पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन मेम्ब्रेन एंड सर्टेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। कुछ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल SPM। जैसे 2CuSO4 प्लस K4FeCN6, इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होके Cu2FeCN6 बनेगा, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जम जाएगा। किसके रूप में? PPT के रूप में नीचे जाके बैठ जाएगा, जम जाएगा। इस PPT को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। कॉपर फेरोसाइनाइड इसका नाम है, और एक बार JEE मेन में और एक बार नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कॉपर इनमें से कौन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है? तो आप बताओगे कि कॉपर फेरोसाइनाइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड का अगली बार एग्ज़ाम में इसका फार्मूला पूछ देगा कि एक आर्टिफिशियल SPM जिसका नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड, उसका फार्मूला क्या होता है? तो आप बताओगे Cu2FeCN6। ये कॉपर फेरोसाइनाइड है जो एक SPM है, जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये आर्टिफिशियल है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। और भी लेबोरेटरी में SPM बनाए जाते हैं जिनके एग्जाम्पल हैं सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल के सिलिकेट्स को भी प्रेसिपिटेट करा के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया जाता है। इस तरह से भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में प्रेसिपिटेट को कैसे होल्ड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे रखा जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ऐसे देख लो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को फ्रेशली जो है हार्ड एक पॉट ले लेंगे, हार्ड सेल ले लेंगे, और उस पर जो है फ्रेश प्रेसिपिटेट को जो है कलेक्ट करेंगे। पोरस पॉट, देखिए ये पोरस पॉट लेंगे। पोरस पॉट का मतलब एक हार्ड पोरस पॉट, इस तरह से जो है हार्ड पॉट ले लेंगे। जो पोरस होगा मतलब छिद्रयुक्त होगा, ठीक है, यानी चलनी और झरना की तरह। आप तो देखे होंगे देहात में चलनी झरना, गांव में तो कभी गए नहीं होंगे, तो चलनी झरना कहाँ से देखिएगा। ये चलनी और झरना की तरह पोरस पॉट होता है, और ये हार्ड रहता है, मजबूत रहता है। इसके ऊपर इस तरफ ये जमाया जाता है, इधर और इसके इधर, ये दोनों तरफ जो है जम जाता है, और जमने से फिर ये जो है आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट इस पर जमा दिया जाएगा आगे से, फिर पीछे से, और तब जो है ये तैयार हो जाता है आपका SPM। इस SPM को लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में बनाया जाता है, जिसकी ज़रूरत
आरओ में पड़ता है, जो आप घर में एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, आरओ का रिवर्स ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस में आप कहते हैं कि हम आरओ का पानी पीते हैं, तो आरओ का मतलब क्या हुआ? आरओ इसी टॉपिक में पढ़ना। आर का मतलब रिवर्स और ओ का मतलब ऑस्मोसिस। तो आर रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी वहाँ साफ़ किया जाता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको एसपीएम लगाना पड़ता है, और वो एसपीएम आर्टिफिशियल एसपीएम इसी से बनाकर जाता है। आपके आरओ में जो लगा रहता है उसमें मेम्ब्रेन लगाया जाता है, आर्टिफिशियल जो है मेम्ब्रेन लगता है, जो बनता है इस मेथड से, और इस मेथड से बनाकर इस मेम्ब्रेन को उसमें लगा दिया जाता है। कहाँ लगा दिया जाता है? आपके एक्वागार्ड में, आरओ में, केंट का जो आरओ है उसमें लगा दिया जाता है। अब पानी, गंदा पानी एक तरफ से आता है और इसमें से जो है प्योर पानी छन के निकल जाता है, और गंदगी उसी तरफ रह जाती है। गंदगी को तो जाने नहीं देगा रिवर ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस किसको जाने देता है भैया? सोल्वेंट को जाने देता है, सिर्फ पानी को जाने देता है, उसके अंदर घुला हुआ चीज़ को नहीं जाने देता है। तो घुले हुए चीज़ को रोक दिया तो पानी आपका साफ़ हो गया, तो दैट इज़ द प्योरीफिकेशन। तो यही है रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। इसी आरओ का पानी आप पीते हो। फिर फर्दर फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे हम इसके अंदर कि आरओ क्या क्या छान देता है। वैसे पानी से मिनरल भी मिलता है हम लोगों को, पानी से कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल हम लोग प्राप्त करते हैं पानी से ही, तो हड्डी मजबूत है। अगर पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम छान लिया जाए तो न दिमाग मजबूत होगा, न हड्डी मजबूत होगी, फिस हो जाएगी। तो ये भी खतरा है। आरओ से तो आप ज़रूर गंदगी तो ज़रूर छान लोगे, लेकिन वो खतरा है। सो आप आगे देखोगे। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स ये ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल बनाते हैं। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के ये तरीके हुए आपके। हाँ, तो हम लोग एसपीएम देख लिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इनफैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, और आप समझो कि आखिर ऑस्मोसिस होने के लिए, ऑस्मोसिस हो और सोल्वेंट एक तरफ से दूसरे तरफ जाए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सॉल्वेंट को एक साइड से दूसरे साइड भेजने के लिए जिम्मेवार कौन है? Who is responsible to send the solvent from one side to the another side? To send the solvent from my side to your side? Who is responsible? The thing which is responsible for osmosis is osmotic प्रेशर। प्रेशर दबाव में जाता है, प्रेम से नहीं जाता है ना, प्यार से, अपने से नहीं जाता। कहीं उसको दबाव मिलता है, दबाव में जाता है, उसको दबाया जाता है सॉल्वेंट को एक तरफ से, तो वो दूसरे तरफ निकल जाता है। वैसे भी एक साइड से दूसरे तरफ निकालने के लिए आपको एक तरफ से पुश करना पड़ेगा। तो टू पुश, और ऑस्मोस वर्ड, ग्रीक वर्ड ऑस्मोस, टू पुश, याद है ना? लेक्चर नंबर 16 में आपको बताया गया था कि टू पुश, ऑस्मोसिस टू पुश, पुश करने से एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये ऑस्मोसिस यही चीज़ है। इसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं कि कैसे आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे ऑपरेट करता है, किस तरह से बिहेव करता है, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, अब देखेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? तो एक्स्ट्रा प्रेशर है सॉल्वेंट साइड में, जो
प्रेशर देता है, दबाव देता है और सॉल्वेंट को सॉल्यूट में भेज देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्चुअली जो है ये देखिए, एक्चुअली ये मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, देखिए बाहर में सॉल्वेंट है, आप ऐसे समझो, आपको क्लियर समझा दूं। एक मान लीजिए टिप, तेल भरने वाला देखे हैं ना, तेल भरने वाला टिप, ये टिप हो गया, ये हो गया। इसके मुंह को, ये जो इसका मुंह हुआ, इसके मुंह को एसपीएम से आप बांध दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इस मुंह को, बड़े वाले मुंह को, जिधर से डाला जाता है, तेल भरा जाता है, इसी मुंह को किससे बांध देना है भाई? देखिए एसपीएम से बांध देना है, ठीक है। और इधर से उल्टे साइड से आप इसमें भर लीजिएगा, यहीं तक सॉल्यूशन भरिए। शुरू में सॉल्यूशन यहीं तक रहता है, समझिए, शुरू में समझिएगा, हाँ समझ रहे हैं ना, शुरू में यहीं तक रहता है, यहीं तक भर लिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूशन है, यहीं तक भरा हुआ है। अब जो है इसको डुबो दीजिए, इसे डुबो दीजिए, किस में डुबो दीजिए? पानी में डुबो दीजिए, सॉल्वेंट में डुबो दीजिए, पानी में डुबो दीजिए, सॉल्वेंट में डुबो दीजिए। जब आप डुबोगे पानी में, तो ये पानी का प्रेशर इस सॉल्यूशन के प्रेशर से अधिक होगा। ध्यान से देखना, अब समझने वाला पार्ट लाए हैं। यहाँ सॉल्यूशन एसपीएम के ऊपर से नीचे के तरफ प्रेशर मार रहा है, करेक्ट? नहीं, हम नीचे निकल जाएंगे, तब तक पानी भी ऊपर के तरफ प्रेशर मार रहा है, और करेक्ट? नहीं, तुम कैसे आ जाओगे नीचे, हम तुमको ऊपर पुश कर देंगे। और पानी जिस प्रेशर से पुश कर रहा है सॉल्यूशन को एसपीएम के दूसरे तरफ से, उसी प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पानी इधर से दबाव दे रहा है, पानी इधर से दबाव दे रहा है, किसको दबाव दे रहा है? एसपीएम को, और एसपीएम को दबाव देके एसपीएम के सहारे सॉल्यूशन में घुस रहा है। तो सॉल्यूशन में घुस रहा है, तो सॉल्यूशन का लेवल शुरू में तो यहीं तक था, सॉल्यूशन का लेवल शुरू में यहीं तक था, देखिएगा, सॉल्यूशन का लेवल शुरू में यहीं तक था। लेकिन पानी पुश कर कर के, वाटर पुश कर कर के, वाटर पुश कर कर के इसमें घुसता गया, समाता गया, चलता गया, जाता गया, तो इसमें पानी चलता गया और इसका लेवल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आखिर कहाँ तक बढ़ा? तो तब तक बढ़ा जब तक कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें के पानी के हाइट के दबाव के बराबर न हो जाए, तब तक बढ़ेगा। आप पढ़े हो, देखो बाबू, फिजिक्स में पढ़े हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में लिक्विड कॉलम का प्रेशर जिसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, लिक्विड कॉलम का प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। वो प्रेशर होता है HDG, ठीक है। प्रेशर आप लिक्विड कॉलम का ये डिराइव किए होंगे, आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? कि थोड़ा सा बता दें? थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ये फिजिक्स का चीज़ है, फिजिक्स में हाइड्रोस्टैटिक कॉलम का आप प्रेशर डिराइव करते हो, ठीक है। तो अगर फिजिक्स में आप फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, मात्र 1 मिनट का काम है। देखिए, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ से देखिए, यहीं तक सॉल्यूशन था, यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड कॉलम बढ़ा, इतना हाइट एक्स्ट्रा बढ़ा, तो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका मास है, उसका मास किधर काम कर रहा है? ग्रेविटेशन पढ़े हो ना जी, ग्रेविटेशन तो पढ़े हो, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, mg। तो फोर्स क्या हो गया भैया? mg।
बाई ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। mg हो गया फोर्स, तो ऊपर से ये जो फोर्स लग रहा है लिक्विड कॉलम का, इतना लिक्विड कॉलम है तो इसके अंदर जो मास है वो mg से के हिसाब से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और आपको पता होगा mg वर्टिकली किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg काम कर रहा है। अब मास निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, तो मास निकलता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आइए जी तो है ये है, रहने दीजिए, अब बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक के लिक्विड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकलता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, तो प्रेशर इजकल टू वॉल्यूम के जगह क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया इनटू हाइट, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाता है, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, डी जी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले से ए है, ए एक कैंसिल, तो P इज इक्वल टू आ गया क्या HdG। इस तरह हाइड्रोस्टैटिक कॉलम का प्रेशर आ गया। तो सुनिएगा भाई, इधर से वाटर लिक्विड ऑस्मोटिक प्रेशर से पुश कर रहा है और वाटर अंदर जा रहा है और इसका लेवल बढ़ रहा है, लेकिन कब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर ना हो जाए किसके, इस हाइड्रोस्टैटिक कॉलम के प्रेशर के। तो हाइड्रोस्टैटिक कॉलम के प्रेशर यानी HdG के बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाने के बाद इसका बढ़ना रुक जाता है। तो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दी प्रेशर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कॉलम। तो जहाँ ये पाई इज इक्वल टू HdG हो गया, और HdG में H हो गई हाइट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कॉलम, और D हो गई डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। D क्या हो गया, G हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए अब इसे इस तरह से भी डिफाइन किया गया कि दी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप किया गया है, डेवलप किया है बाद में, जब ये जो है पुश किया है, अंदर पानी गया है, अंदर लिक्विड गया है, तो अब ये प्रेशर आया है। पहले तो यहीं तक था, पहले यहीं तक था, पहले यहीं तक था, पहले यहीं तक था, और वाटर अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से, ध्यान दीजिएगा, वाटर अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या किया, पुश किया, तो पुश किया तो ये एक्स्ट्रा हाइट डेवलप कर गया, डेवलप किया, ये पहले यहीं था, अब ये वाटर के पुश करने के चलते ये डेवलप कर गया। तो ये हाइट, ये प्रेशर जो डेवलप करता है, इसी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यहाँ लिखे हैं द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, किसके चलते हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप किया, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज द ए मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यही है मेजरमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्यूशन का, ठीक। तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस, और इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। और आप ए डी तो जान ही रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जी जान रहे हैं, एच जान रहे हैं, सब चीज़ तो अब जान चुके हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बनाना, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बनाना। समझ में आने में दिक्कत तो इसे बार बार रिपीट करके देखने का, समझ में आना ही है, फिक्स है, नहीं समझ में आने का कोई सवाल नहीं, बिकॉज आई हैव गिवन यू क्रिस्टल क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। So you have to repeat it again and again, then you can understand the fact, what are the facts inside it.
तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो एम्स 2013 में पूछा गया था। एम्स मेडिकल में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब इनमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब नहीं रिप्रेजेंट होता है किसके द्वारा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ये एकदम यहाँ रखने का है, हाँ रखने का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्या क्या डिपेंड करता है आपको ये बताया जा चुका है, वो चारों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला लिखा गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये तो डिपेंड करती है, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा गया था, दूसरा पॉइंट, जो ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पढ़े हैं वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, दोनों में पार्टिकल का नंबर बराबर है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा। हाँ, जैसे यूरिया ले लिए और ग्लूकोज ले लिए और दोनों में पार्टिकल का नंबर बराबर है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और होती है, तो चूँकि इसको एक एक्सेप्शनल देना था, बाहर का देना था, इसलिए वो चौथा नहीं दिया, वो था क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। इस चारों के अलावे कौन है, तो ये सी में दिखाई दे रहा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तो कहीं नहीं पढ़ा गया है यहाँ कि जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सॉल्यूशन का। तो इसलिए जो है सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं रिप्रेजेंट होता है किसके द्वारा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के द्वारा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बनाए। इससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर में अभी और भी क्लास हैं, नेक्स्ट क्लास में भी यानी लेक्चर नंबर 19 में भी अभी ऑस्मोटिक प्रेशर ही चलेगा और उसका फॉर्मूला निकालेंगे अब, और उस फार्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कई एम्स में और उसके बाद नीट में और उसके बाद जेई मेन में, जेई एडवांस में बहुत सारे जगहों पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस में, ऑस्मोटिक प्रेशर में, और उन क्वेश्चनों को लेक्चर नंबर 19 में करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सी यू एंड सी यू अगेन।